स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। 1 जुलाई 2024 वो खास दिन है जब 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे कि आखिर 1 जुलाई का जो खास दिन है, वो जो कानून 3 आ रहे हैं उसमें क्या खासियत है। 1 जुलाई को 3 कानून जो बदल रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, उसमें कितनी परेशानियां हैं, उससे क्या बदलाव आने वाले हैं। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो 1 जुलाई को हमारे भारत को ये जो 3 कानून मिले हैं और ये 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। उसके पहले आज जो हमारे पूर्व के 3 कानून हैं, आईपीसी जिसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं 1860, सीआरपीसी जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं 1973, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। भारत में आज इन तीनों कानूनों का अंतिम वर्किंग डे है। आज के बाद ये जो है चलन में नहीं रहेंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारे यहाँ जो न्यायपालिका न्याय व्यवस्था चलती थी आज तक, वो इन्हीं तीनों कानूनों के बदौलत जो है दंड व्यवस्था या किस तरह से न्याय किया जाए किसी अपराध के सिलसिले में, इन्हीं तीनों कानूनों का उपयोग करके किया जाता था। अब सोमवार जो 1 जुलाई का दिन है, उस दिन से नया कानून हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। थोड़ी दुश्वारियां तो आएंगी। 2024 में एक ये सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस, भारतीय दंड संहिता को बना दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को बना दिया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आया है। सॉरी, अगर हम देखेंगे तो इन तीनों कानूनों में बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं है। थोड़ी दुश्वारियां हमको इस पर आ रही हैं, जो लोग कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पुरानी सीआरपीसी थी, उसमें कुल 484 धाराएं, नई में कुछ धाराओं को बढ़ा दिया गया है। 500 के ऊपर हमारे यहाँ 531 धाराएं जो है ऐड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब जैसे हम मान लीजिए मेरी बेल अगर जेएम के यहाँ से खारिज होती थी या सीजीएम के यहाँ से खारिज होती थी, तो हम स्पष्ट तरीके से जाते थे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील में 439 सीआरपीसी के तहत। लेकिन अब एक दुश्वारी ये आएगी कि जहां हम 439 सीआरपीसी का नाम लेते थे, अब हमको नए तरीके से नए धारा के तहत उस बेल को दाखिल करना होगा। तो थोड़ी परेशानी ये आई है कि सबसे बड़ी मुसीबत पुलिस के सामने भी थोड़ी सी चुनौती खड़ी है, नए कानून को लेकर के, नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। बात वहीं से है कि जो आप वकालत करके आज आप वकालत कर रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग में है, लगभग 100 साल से चला रहा है। अचानक हमने पहले ही कहा था कि 1 जुलाई 24 जो है सबसे ऐतिहासिक दिन होगा अपने आप में। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे नई धाराओं को? देखिए, नई धाराएं जो लागू हो रही हैं, नई परिस्थितियों के अनुसार भारत की पार्लियामेंट ने उसे पास किया है। लेकिन जो पुराने कानून है, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आज तक का वर्किंग में है, इसे स्टीफेन महोदय ने ड्राफ्ट किया था 1872 में। लॉर्ड स्टीफेन ने जब ड्राफ्ट किया था, वो आज तक चलता चला आया और आज भी वो समीचीन है और नए कानून में भी वही वर्डिंग है। केवल उनकी जो काउंटिंग है धाराओं की, वो ऊपर नीचे कर दी गई है। इससे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, जिसे हमको फिर से जो है उसे तैयार करना होगा, देखना होगा। और हम ही को नहीं बल्कि न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं उनको भी ये इस चुनौती का सामना करना है। हमारी पुलिसिंग सिस्टम जो है उसको भी इस चुनौती का सामना करना है। और जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिवक्तागण हैं, उनके लिए भी ये पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है कि अभी तक जैसे हम जो चीजें जानते थे, मान लीजिए अपहरण व्यापहरण से संबंधित धाराएं हैं या रेप से, गैंग रेप से या इनसे जुड़ी हुई धाराएं हैं, इनको हम जान लेते थे 363, 66, 376 आईपीसी के तहत ये मामले आते हैं। लेकिन अब वही चीजें नई धाराओं में समाहित की गई है। लेकिन बताया भी जा रहा है कि पुलिस को काफी मजबूती मिलेगी। जो कानून जो आ रहा है उसमें पुलिस काफी मजबूती मिलेगी। पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ले गई, 1 हफ्ता 15 दिन रखी, लेकिन अब लगभग 3 महीने तक का ऐसा बताया जा रहा है हो गया है। देखिए, पुलिस को थोड़ा पावर देना तो अनिवार्य भी था पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि अपराध को रोकना भारत सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी तरह एन केन प्रकारेण जो है अपराध पर नियंत्रण पाया जाए।
लेकिन उसका गलत तो इस्तेमाल भी कर सकती है पुलिस। निश्चित तौर पे आप जो बात कह रहे हैं कि पुलिस अपने पावर का सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। लोग सवाल उससे उठा रहे हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और प्रशस्ति पत्र भी पा रहे हैं, और ये चुनौती है थोड़ी सी। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की जमानत हो गई 15 दिन में ही जी, और फिर पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं हमें सबूत जुटाने में भी टाइम चाहिए, फिर उसको ले लिया अंदर। हाँ, तो उसके लिए हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं। हम न्यायालय में इसकी दरखास्त लगाएंगे कि साहब हमारे साथ इस तरह का इनजस्टिस हो रहा है पुलिस के द्वारा। और निश्चित तौर पे अगर दुश्वारियां पैदा होंगी नई कानून में तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्लियामेंट इस पर पुनः विचार करेगी। क्या अधिवक्ता इस बारे में जानते, कानून के बारे में जानते हैं जो आया है? देखिए, अधिवक्ता गण तो कानून को सर्वज्ञ रूप से जानते हैं। जो नया कानून आ रहा है उसके जो बारे में। नया कानून आया है उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी आई है। इस पर न सिर्फ अधिवक्तागण बल्कि हमारे पुलिस के लोग और जजशिप और स्वयं एडवोकेट्स सब लोग इस पर अध्ययन में जुटे हुए हैं। इसे एक बार हम माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहे थे जब इसका नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जी के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत गजट में किया गया था, तो उसमें माननीय गृह मंत्री जी ये बोले थे कि थोड़ा सा मेहनत आप करिए और थोड़ा मेहनत हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय शायद उनके दिमाग में कुछ चला होगा कि हमको मेहनत करने पर वो मजबूर किए होंगे। मान लीजिए कि जज साहब ने आपसे सवाल किया कि किस धारा में इनको जमानत दी जाए, तो आप तुरंत आपने किताब खोली, बता दिया, जज साहब भी मान गए जो भी उनका फैसला हो। लेकिन अभी क्या वो बुक आ गई जो कानून बदले हैं? देखिए, बेयर एक्ट तो आ गए हैं। बेयर एक्ट, जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी बेयर एक्ट आ जाती है और थोड़ा सा हमको उसको कोरिलेट करना पड़ेगा न्यायालय के अंदर जब हम बोलेंगे। अभी तक पुराने कानून पूरे हमारे दिलो दिमाग में भरे हुए थे, लेकिन जब नए कानून के तहत ये प्रोसीडिंग चालू होगी तो हमको थोड़ा सा जो है आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिले के हैं, जो धाराएं बढ़ाई गई हैं या नए कानून आ रहे हैं, क्या उन धाराओं के बारे में आपको मालूम है? निश्चित तौर पे उनकी मैंने शुरू में आपसे कहा कि वर्डिंग में कहीं परिवर्तन नहीं किया गया है। अब दफा 307 जो है जी, उसको ले आकर के आप 102, 103, 104 में ले आकर के जोड़ दिए हैं। जैसे 302 ये जो है आपका आकर के 103, 102 में जुड़ा, तो अब इसको हमको क्लियर करना होगा कि ये कहाँ पर है। अभी तक जो हम 420 बोलते थे कि वो फला 420 जा रहा है, तो अब वो भी अब जो है एक तरह से 420 नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। अब वो क्या हो जाएगा? अब वो नई धारा के ईमानदार हो जाएगा। वो नहीं, ईमानदार नहीं होगा, लेकिन नई धारा में जो उसको प्रतिस्थापित किया गया है उसके तहत उसका संबोधन शुरू होगा। 420 धारा क्या मतलब है? 420 की वर्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ उसके जो है ये गिनती जो होती है 420 के बजाय उसको दूसरी जगह ले आकर के प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस कानून को माइंड मेकअप करने में कितने महीने साल लग सकते हैं? ये देखिए, 100 साल बाद का मामला हो रहा है। निश्चित तौर पर 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और आज तक आपको बता दें कि लॉर्ड स्टीफेन महोदय ने जो ड्राफ्ट किया है उसमें कोई कमी आज तक नहीं कोई निकाल पाया। हाँ, इतना था कि जहां तक स्टीफेन महोदय ने जिन दस्तावेजी साक्ष्यों का बात किया था, धीरे धीरे कंप्यूटर का जमाना आया, दुनिया हाईटेक हुई, तो वहां जो दस्तावेजी साक्ष्य थे उनके स्थान पर केवल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज तक इंडियन एविडेंस एक्ट में एक भी कमी किसी ने नहीं बता पाई। मतलब दफा 302 की जो कहानियां फिल्मों में रह जाएगी इससे, ताजरात हिंद दफा 302 के तहत जी 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 अदालत इस नतीजे पर, अब ये महज एक ख्वाब रह जाएगा, कभी था ये। निश्चित तौर पर 302 ताजीराते हिंद, उसे उर्दू में हम बोलते हैं, हिंदी में हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड कहते हैं। अब जो भी धाराएं हैं वो निश्चित तौर पे आज के बाद वो इतिहास बन जाएंगी और नई धाराओं के तहत हमारे भारत की न्यायपालिका कानून व्यवस्था अपना रूप लेगी। जो नई वकालत करके जो नए स्टूडेंट अभी आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नए नहीं बल्कि पढ़े तो वही है, वो पुराने ही अभी न नए पढ़ पाए हैं न पुराने पढ़ पाए हैं। ये ऐसा कानून आया 2024 से जिसमें पढ़ने वाले के लिए भी दिक्कत है और पढ़ाने वाले के लिए भी दिक्कत है। सबके लिए परेशानी है। मैंने कहा ना कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जो है हमारे लिए थोड़ा मेहनत आप करिए, थोड़ा मेहनत हम करें, तो वही ये थोड़ा मेहनत है जो हम सबको करना है।
अच्छा, कुछ लैंग्वेज की बात हो रही है कि पूरा इसको हिंदी कर दिया गया है, लेकिन देश में हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी लोग नहीं बोलते हैं, तो वहां कुछ मांग चल रही है उनके भाषा में करने के लिए, इंग्लिश कर दिया जाए, हिंदी में अनुवाद किया कर दिया जाए, क्या मानते देखिए ऐसा है, भारत का कानून पूरी तरह से अभी हिंदी में नहीं है, डिगलाट है, इंग्लिश लैंग्वेज है कहीं, और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, जैसे कर्नाटक में जहाँ हिंदी, केरल में जहाँ हिंदी, या तमिलनाडु में हैं? जहाँ अभी हिंदी जो आ रहा है वो बताया कि अब उसको हिंदी में कर दिया गया नहीं, टोटल चूंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रभाषा को सम्मान देना हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पार्लियामेंट का, हमारे देश का और हम सभी का परम कर्तव्य है राष्ट्रभाषा को सम्मान देना। लेकिन ये भी सही है कि कानून सबके लिए सरल और सुगम होना चाहिए। अगर कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले व्यक्ति को अगर कानून उसकी भाषा में नहीं बताया जाएगा, तो वो भारत के कानून को जान ही नहीं पाएगा। इसी तरह केरल में जो मलयालम सिर्फ बोलता है, उसे अगर मलयालम में हम भारत के कानून को नहीं बताएंगे, तो वो फिर कानून के बारे में जानने से वंचित रह जाएगा। तमिल में इसी तरह, आपके आंध्रा में इसी तरह, तेलंगाना में, ये जो मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को जो है वहां पर वरीयता देनी होगी, जहां पर ज्यादातर लोग जो है क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर इस कानून को वहां की भाषा में ही जो है उन क्षेत्रों में प्रकाशित करना होगा, और मेरे ख्याल से हमारी भारत सरकार इस पर जरूर विचार कर रही है। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि 100 साल बाद कानून बदलने जा रहा है। बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो आप सबके लिए एक ख्वाब बन जाएगी, चाहे दफा 307 हो या दफा 302। 1 जुलाई 2024 को सारी धाराएं बदल जाएंगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।